सर, अक्सर राष्ट्र, राज्य और देश अमूमन एक जैसे भाव के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो क्या इनमें कोई फ़र्क है, और अगर है तो क्या है? और साथ ही एक चीज़ और पूछनी थी कि इंडियन नेशनलिज्म और यूरोपियन नेशनलिज्म या पश्चिमी राष्ट्रवाद में क्या अंतर है? देखिए, राष्ट्र और देश अमूमन समानार्थी रूप में इस्तेमाल हो भी सकते हैं कभी कभी, लेकिन राज्य और राष्ट्र तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, बाद में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अंग्रेजों का जब शासन भारत पर था तो उसको ब्रिटिश राज कहते हैं। तो राज अंग्रेजों का था और राष्ट्र भारतीयों का था। इसीलिए हम चाहते थे कि हमारे राष्ट्र का ही राज्य हो, इसी को स्वराज कहा गया। जिस राष्ट्र का राज्य हो तो वो राज्य अपने राष्ट्र की चिंता करता है। अंग्रेजों के शासन के दौरान राष्ट्र अंग्रेजी शासकों का इंग्लैंड था और शासन उनका भारत पर था, राज उनका भारत पर था। तो राज्य राष्ट्र को संचालित करने वाली, उसके राजनीतिक व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को देखने वाली एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था होती है, जिसे अनुच्छेद 12 में फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 है उसमें समझाया भी गया है और उसमें राज्य को डिफाइन किया गया। उसका नाम ही उसका टाइटल ही डेफिनेशन है आर्टिकल 12 का। उसमें बताया गया है कि यूनियन पार्लियामेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल बॉडीज एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो वो एक पर्टिकुलर रेफरेंस में बताया गया है कि राज्य, जब वहाँ फंडामेंटल राइट में कोई बात आए कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य ऐसा करेगा, तो राज्य से आपका मतलब क्या? दूसरी बात हम यह भी बताना चाहते हैं कि जब प्रियम्बल में कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic, तो वहां पर भी इंडिया शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो राज्य के रूप में किया गया है, राष्ट्र के रूप में नहीं किया गया है। क्योंकि आप राज्य को ही सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना रहे हैं। भारत या इंडिया शब्द जो वहां इस्तेमाल हुआ है वो राज्य के रूप में इस्तेमाल हुआ है, राष्ट्र के रूप में इस्तेमाल नहीं हुआ है। अभी जब हम यूरोपियन नेशनलिज्म और इंडियन नेशनलिज्म के बीच का फर्क समझाएंगे तो राष्ट्र को ज्यादा डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे, और वहां भी करें और यहाँ भी करें तो रिडंडेंस हो जाएगा या सुपरफ्लुअस हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ राष्ट्र को ज्यादा नहीं समझा रहे हैं। दूसरा यह है कि राज्य क्या है। राज्य जैसे राष्ट्र के हाथ में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ कृत्रिम होते हैं, जैसे पहाड़ हैं, झील हैं, नदियां हैं, खेती योग्य जमीन है, वन है, जंगली पशु हैं, जंगली संसाधन हैं, शहर हैं, गांव हैं, लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, गैर पढ़े लिखे हैं। ये सब मिलकर के राष्ट्र को एक समृद्धि देते हैं, राष्ट्र को एक पहचान देते हैं। वैसे एक व्यवस्था बनाई जाती है राष्ट्र को संचालित करने के लिए, जिसे राज्य कहते हैं। अब सवाल उठता है देश और राष्ट्र में क्या फर्क है। तो ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट या बड़ा सूक्ष्म सा फर्क है जो अनुभूति में ज्यादा है, और यह फर्क इसलिए भी ज्यादा उठ रहा है क्योंकि राष्ट्र का हम ज्यादातर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में कर रहे हैं। हम भारतीय अनुभूति के साथ जो राष्ट्र की हमारी समझ बनती है उसके रेफरेंस में नहीं करते हैं। यहाँ हम स्टेट का जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल में बता करके केवल इतना बताना चाहते हैं कि वहां राज्य ने राष्ट्र को जन्म दिया। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स नेशन की बात की जाती है कि वहां राज्य को राष्ट्र घोषित कर दिया गया, लेकिन भारतीय व्यवस्था में राष्ट्र को राज्य नहीं घोषित किया गया। तो यहाँ देश और राष्ट्र को फर्क समझने के लिए फिर से हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि जैसे भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, सूर्यसेन हैं, इनको सबको देशभक्त कहा जाता है, इनको राष्ट्रभक्त नहीं कहा जाता। इसी रेफरेंस में एक बात और हम बताना चाहते हैं कि आईएएस में एक बार सवाल पूछा गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर वाज ए पैट्रियार्क, ही वाज नॉट ए नेशनलिस्ट। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो देशभक्त थे, वो राष्ट्रभक्त नहीं थे। तो यहाँ ये समझने की बात है कि भगत सिंह को, सुखदेव को यदि हम राष्ट्रभक्त कहें तो कुछ अजीब सा भी लगता है। तो देश और राष्ट्र के बीच का जो मूल अंतर है वो प्राकृतिक होने का है, ज्यादा मानवीय चेतना का है कि जब हम अपने परिवेश को, जिससे कि हमको प्राण, जीवन सत्ता और हमको अपने रहने की सहूलियत मिलती है, इसके प्रति जो हमारा कृतज्ञता का बोध होता है वो हमें देशभक्त बनाता है। जब हम किसी को देशभक्त कहते हैं तो उसके मानवीय आयाम को, उसके ह्यूमन डायमेंशन को हम अंडरलाइन कर रहे हो।
लेकिन जब हम किसी को राष्ट्रभक्त कहते हैं तो खास तरीके की भौगोलिक परिस्थिति में जो उसका राजनीतिक वातावरण निर्मित हुआ है उसके प्रति जो उसकी निष्ठा होती है वो नेशनलिज्म कहलाती है। तो देश और राष्ट्र के बीच का जो फर्क समझ में आएगा वो ये है कि देश हमारे अपरिवृत्त परिवेश को कहते हैं जिससे हमें जीवन मिला है और जिसके साथ हम जीवन जी पा रहे हैं। इसीलिए जो देशभक्त होता है वो उसका एक यूनिवर्सल अप्रोच होता है। जो भारत के लिए मर रहा है वो पाकिस्तान के लिए नहीं मरेगा, लेकिन जो देशभक्त है वो उत्तर प्रदेश के गांवों के लोगों की मुसीबत में यदि मरने के लिए तैयार है तो यदि वो अफ्रीका में होगा तो अफ्रीका के लोगों पर भी मुसीबत आएगी तो उनके लिए भी मरने के लिए तैयार होगा। उसकी चेतना ज्यादा मानवीय होती है। चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह ये भारत में थे तो भारत के लिए जिए और मरे, लेकिन उनकी चेतना का प्रवाह ऐसा है कि यदि अफ्रीका में होते तो अफ्रीका के लिए भी ऐसा करते। अब देश में मानवीय एंगल या प्राकृतिक बात ज्यादा होती है और हम लोग देश का जब इस्तेमाल करते हैं, कंट्री का इस्तेमाल करते हैं, तो अमूमन देखा होगा कि जैसे गांव की बनी हुई दारू है या गांव के बने हुए आर्म्स होते हैं तो उनको कहते हैं कंट्री मेड पिस्टल या कंट्री मेड लिकर। तो कंट्री का मतलब ही गांव लिया जाता है। और जब हम देश, वैसे भी हमारे यहाँ जो फिल्मी गानों में देश आता है कि परदेसी परदेसी जाना नहीं या परदेसियों से ना अखियां मिलाना, ये बातें हैं कि इसका मतलब नहीं कि कोई आदमी अमेरिका से आया उससे अखियां ना मिलाना। इसका मतलब ये होता है कि हमारे 2-4 गांवों को छोड़ करके जो व्यक्ति आया है उसको ही परदेश कह देते हैं। जहाँ थोड़ी सी हवा बदल जाए, जहाँ थोड़ी सी बोली बदल जाए, जहाँ थोड़ा सा प्राकृतिक परिवेश बदल जाए, वहां को हम परदेश कह देते हैं। तो देश और राष्ट्र के बीच का जो मूल अंतर है वह प्राकृतिक और राजनीतिक भावों का अंतर लिया जाता है और लोगों से मिलकर के, जमीन से मिलकर के, भाव और चेतना से मिलकर के राष्ट्र का निर्माण होता है। लेकिन देश है ये एक प्राकृतिक परिवेश है हमारे चारों तरफ का, जिससे कि हमको अपना जीवन मिला है और जिसके साथ, जिसकी संगत में हम अपना जीवन जीते हैं। और इन्हीं संदर्भों में जब हम विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर पर जो सवाल पूछा गया था कि वो ज्यादा देशभक्त थे, वो ही वाज अ पैट्रियट, ही वाज नॉट अ नेशनलिस्ट, तो उनकी कोई नेशनलिस्ट कहने से कोई इंसल्ट नहीं हो जाएगी, लेकिन चूंकि उनको ह्यूमनिस्ट कहा जाता है, उनको मानवतावादी कहा जाता है, तो देशभक्त कहने से वह बात सधती है, लेकिन राष्ट्रभक्त कहने से वो बात नहीं सधती है। क्योंकि राष्ट्रभक्त कहने से ऐसा लगता है कि भारत के राष्ट्रीय जागरण या राष्ट्रीय स्वातंत्र आंदोलन में तो वो हिस्सा लेते, लेकिन समग्र मानवता के लिए वो हिस्सा, इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर को ये बात पसंद भी नहीं थी कि उनको राष्ट्र भक्त या नेशनलिस्ट कहा जाए। और ज्यादातर उन्होंने कभी भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सीधे शिरकत भी नहीं किया। जलियांवाले बाग में अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने अपना जेस्चर दिया कि हम इस मानव नरसंहार के खिलाफ हैं और इसलिए नाइटहुड की उपाधि उन्होंने दे दिया। हाँ, बंगाल का जब विभाजन हुआ तो जरूर उसमें उन्होंने हिस्सा लिया, क्योंकि उनको माना गया कि हमारी संस्कृति को का नाश किया जा रहा है और सांस्कृतिक आयाम भी एक मानवीय आयाम है, इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि वो क्षेत्रवादी थे या बंगालवादी थे। ऐसी बात का आरोप कुछ लोग लगाते हैं जो नहीं लगाना चाहिए कि बंगाल विभाजन में तो हिस्सा लिया लेकिन राष्ट्रीय स्वातंत्र आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। तो बंगाल विभाजन में जो हिस्सा लिया था उसका उनका एंगल कल्चरल था, सांस्कृतिक था, राजनीतिक नहीं था। अब बात आती है दूसरे हिस्से के सवाल की कि जो वेस्टर्न नेशनलिज्म है या पश्चिमी राष्ट्रवाद, यूरोपीय राष्ट्रवाद है और भारतीय राष्ट्रवाद है, उनमें क्या अंतर है। तो वस्तुतः दोनों के बीच का जो अंतर है वह अंतर बनावट का अंतर है। हमारे यहाँ राष्ट्र को एक प्राणवान सत्ता माना जाता है, उसका निर्माण हम वैसे ही कल्पना करते हैं जैसे मनुष्य का निर्माण होता है। मनुष्य का निर्माण जो होता है वो असेंबली नहीं है। हमारा तुम्हारा जीवन असेंबली नहीं है। हम हाथ, पैर, फेफड़ा, हृदय, किडनी, पेट, आंख, नाक, बाल, कान जोड़ करके किसी इंसान को नहीं बना सकते हैं। जैसे किसी कार के सारे हिस्से को हटा दो, फिर या कार में जितने हिस्से लगते हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा कर दो, एक कार आप बना लोगे। लेकिन मनुष्य जिन चीजों से मिलकर के बना है, दृश्यमान जिन चीजों से, उनको जोड़ करके आप मनुष्य नहीं बना सकते हो। मनुष्य की चेतना का अवरोहण पहले होता है और मनुष्य चेतना आती है और उसके चारों तरफ, जिसे हम आत्मा कह सकते हैं, उसके चारों तरफ फिर वो अपने ऊर्जा से, प्राण के माध्यम से अपने शरीर का निर्माण करती है। ऐसे ही हमारे यहाँ के पूर्वजों ने, मनीषियों ने, चिंतकों ने एक कल्पना की है कि इस राष्ट्र की भी एक आत्मा होती है जिसे चित्त कहा गया है। वह एक प्राकृतिक व्यवस्था है
और जिसके चारों तरफ फिर राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र एक नैसर्गिक प्रक्रिया है भारत में, लेकिन पश्चिमी राष्ट्रवाद का उदय जो है वो राजनीतिक चेतना से माना जाता है, जहां पर राज्यों का जन्म हुआ और उन राज्यों को राष्ट्र घोषित कर दिया गया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका स्वयं में है। अमेरिका के अनेक सारे राज्य अपनी स्वतंत्रता इंग्लैंड से घोषित करते हैं और उसके बाद वो अपने को राष्ट्र घोषित करते हैं, और इसीलिए उनके प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ अमेरिका, और जब वो जुड़े तो जुड़ने के बाद उन्होंने अपने को राष्ट्र घोषित कर दिया, और इसीलिए उसका नाम ही है यूनाइटेड स्टेट, माने वह राष्ट्र जो राज्यों के जुड़ने से बना। लेकिन हमारे यहाँ की मान्यता यह है कि राष्ट्र केवल भूगोल, लोगों और प्राकृतिक व्यवस्था इनका योग नहीं होता है, माने मनुष्य और जमीन मिल जाए तो राष्ट्र नहीं पैदा कर देंगे। राष्ट्र एक अनुभूति है, जिसका एक बड़ा उदाहरण हम देना चाहते हैं, जैसे इजराइल। कुछ लोग पूछते हैं कि भूगोल के बगैर भी राष्ट्र हो सकता है कि नहीं। हाँ, हो सकता है। भूगोल राष्ट्र एक अनुभूति है। प्राचीन काल में वैदिक साहित्य में राष्ट्र का जो इस्तेमाल, शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो लोगों के अर्थ में किया गया है। एक भौगोलिक इकाई राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ, माने एक राजनीतिक पहचान के साथ एक भूगोल को राष्ट्र मानने का भाव भारत में कभी नहीं रहा। हमारे यहाँ राष्ट्र एक भू सांस्कृतिक अभिधारणा है कि एक खास किस्म की सांस्कृतिक चेतना के साथ हम जिस भूगोल पर निवास करते हैं, जिस स्थान पर निवास करते हैं, उसे हम राष्ट्र कहते हैं। अब इजराइल को देखिए, इजराइल के पास जमीन नहीं थी। जो यहूदी लोग हैं उनके पास कोई जमीन नहीं थी, लेकिन उनके पास राष्ट्र भाव था, और यही वजह है कि उन्होंने संसार के अनेक हिस्सों में रहते हुए अपने इजराइल की राष्ट्रीय भावना को अपने दिलों में संजोए रखा और भूगोल का निर्माण उन्होंने कर लिया। तो कुछ लोगों ने सलाह दिया कि जब सिंध पाकिस्तान चला गया है तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग में सिंध हटा दिया जाए, क्योंकि सिंध भारत का हिस्सा नहीं है। ये उसी तरीके की खराब बात है जो उनको लगता है कि भूगोल के साथ एक राजनीतिक प्रतिबद्धता किसी भूगोल को राष्ट्र बनाती है। हमारा मानना है कि राष्ट्र एक भू सांस्कृतिक जियो कल्चरल एक्सप्रेशन है, जिनमें राष्ट्र का एक भाव निहित होता है, जिसमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जरूर होना चाहिए। माने जिस मिट्टी में आप रहते हैं, अंग्रेज भी तो भारत में रहते थे, अंग्रेजों ने भी तो सड़कें बनवाई थी, अंग्रेज भी तो स्कूल खोल रहे थे, अंग्रेज भी तो तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस यहाँ एस्टेब्लिश कर रहे थे, अंग्रेज भी तो लोगों को एजुकेशन, बहुत सारे काम वो कर रहे थे जो हमारी सरकार कर रहे हैं। फिर भी हम उनसे क्यों अलग होना चाह रहे थे? क्योंकि जैसा कि दयानंद सरस्वती जी ने कहा या आगे के राष्ट्रवादियों ने कहा कि गुड गवर्नेंस कैन नेवर बी द सब्स्टिट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, माने अपनी राष्ट्र की चेतना का कोई भी स्थापन नहीं हो सकता है। तो इसी तरीके से राष्ट्र जो एक मानवीय चेतना के रूप में हमारे यहाँ अनुभूत किया जाता है, लोगों का योग, माने भूगोल प्लस मनुष्य, वहां रहने वाले मनुष्य इज इक्वल टू राष्ट्र, ऐसा हमारे यहाँ नहीं माना जाता। पश्चिमी राष्ट्रवाद का दृष्टिकोण एक एथनिक ग्रुप हो, एक भाषा हो और एक भौगोलिक वातावरण में रहने वाले लोग अपने को राष्ट्र बना लेते हैं। इसीलिए उनको इस बात में समझने में काफी दिक्कत आती थी कि भारत जैसी भौगोलिक विविधताओं वाला एक भौगोलिक एक्सप्रेशन जो है वो राष्ट्र कैसे कहला सकता है। इसीलिए वो कहा करते थे कि भारत में अवधी पाए जाते हैं, बिहारी पाए जाते हैं, बंगाली पाए जाते हैं, मराठी पाए जाते हैं, पंजाबी पाए जाते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली पाए जाते हैं, लेकिन भारत में कोई भारतीय जैसा नहीं पाया जाता है। ये राष्ट्र नहीं है, ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन है। लेकिन लंबे समय तक रहने के बाद उन्होंने पाया कि नहीं, यहाँ कोई ना कोई बात ऐसी है जो इसको राष्ट्र बनाती है, और हम ही से शायद एग्जाम्पल लेकर के उन्होंने यूरोपियन यूनियन जैसे मुहावरे गढ़े। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी यूरोप एक राष्ट्र नहीं है, और यूरोप में बटे हुए राज्य वो अपने को यूरोप के समानार्थी राष्ट्र नहीं मानते हैं। तो हमारे यहाँ का राष्ट्र जो है वो भू सांस्कृतिक अभिधारणा है, और पश्चिम का राष्ट्र जो है वो जियोपॉलिटिकल एक्सप्रेशन है, वो भौगोलिक राजनीतिक अभिधारणा है। हमारे यहाँ राष्ट्र एक प्राणवान सत्ता है, और राष्ट्र अपने लिए ही अपने राज्य का निर्माण करता है, राज्य राष्ट्र का निर्माण नहीं करता है। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।